हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन के बारे में। तो पाठ स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पुष्प क्या होता है। तो आप इसे इस तरह देख सकते हैं। तो देखिए, यह भाग जिसे पुष्प वृंत लिखा है, यह पादप का वह भाग है जिसकी सहायता से पुष्प पादप से जुड़ता है। इसके ऊपर का भाग है पुष्पासन, यानी ये पूरा भाग क्या है, पुष्पासन है। तो पुष्पासन पर पुष्प का प्रत्येक अंग व्यवस्थित रहता है। इन सभी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप ये खुद पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारे पास डेटा की समस्या है, इसलिए हम समझा के जल्दी में ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखिए, ये पुष्पासन है। पुष्पासन से जो ग्रीन कलर की लीव्स निकली हैं, इन्हें आप बाह्यदल कहते हैं। इसके बाद ये जो रंगीन पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, इनका नाम क्या है, दल। तो देखिए, सबसे पहले पुष्पवृंत, फिर पुष्पासन, फिर बाह्यदल, फिर आपके दल। दल के बाद हम बात करते हैं पुंकेसर पर। तो ये जो लंबी रचना गई है और फिर उस पर एक घुंडी जैसी रचना है, इसे हम कहते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर के या पुमंग के दो भाग हैं। इस लंबी रचना को आप कहते हैं पुतंतु, तथा ऊपर जो घुंडी है उसे कहते हैं परागकोश। इसके बाद ये बीच वाला भाग देखिए, इस पूरे भाग को आप कहते हैं जायांग या स्त्री केसर। इसके तीन भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, बीच का लंबा पतला भाग वर्तिका, और सबसे नीचे का आधारीय फूला भाग अंडाशय। इस अंडाशय में ही बीजांड लगे होते हैं और इन्हीं बीजांड द्वारा ही बीज का निर्माण होता है। बाकी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इन सभी को टॉपिक डाल के लिख सकते हैं। तो जब आप इसके नोट्स तैयार करेंगे, कुछ इस तरह से करना है आप। सबसे पहले पुष्प की परिभाषा, यहाँ लिखा है रूपांतरित प्ररोह। आप इसे पूरा कर लेंगे कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तो पुष्प को दो भागों में बांटा गया है, सहायक चक्र, आवश्यक चक्र। सहायक चक्र के फिर से दो भाग हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज। आवश्यक चक्र के भी दो भाग हैं, पुमंग और जायांग। तो पहला बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज का एक सदस्य बाह्यदल कहलाता है। ये हरे रंग के होते हैं और इनका काम है रक्षा करना। बाह्यदल के बाहरी तरफ भी कभी कुछ विशेष प्रकार के हरी पत्तियां पाई जाती हैं, इन्हें हम अनुबाह्यदल कहते हैं। याद रखना है, ये हर पुष्प में नहीं होते, कभी कभी पाए जाते हैं। इसके बाद है दलपुंज। दलपुंज का प्रत्येक सदस्य दल कहलाता है। ये रंगहीन होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं तथा परागण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है आपका पुमंग। इसे आप नरजननंग भी कहते हैं। इसका एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। परागकण का निर्माण इसी में होता है और परागकण को ही आप लघु बीजाणु भी कहते हैं। जायांग को या आप मादा जनन चक्र कहते हैं। इसका एक सदस्य स्त्री केसर कहलाता है और इसी के अंदर बीजांड या अंडक का निर्माण होता है। इस तरीके से पुष्प की थ्योरी आपको लिखनी है। आप जब भी लिखें, इन सभी को हेडिंग डालें, इनके बारे में बताएं। यहाँ पर याद रखना है, सहायक चक्र वो हैं जो केवल जनन में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। जनन के लिए आवश्यक पुमंग और जायांग है। पुष्प को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये पुष्पासन, ये गलत लिख गया है, आप इसे सही कर लेंगे। पुष्पासन, ये भाग पुष्प वृंत, ये वाला भाग पुष्पासन, ये हैं बाह्यदल। फिर ये रेड कलर से जो लीव्स बनाई हैं, इन्हें हम दल कहते हैं, इन्हें आप दल कहते हैं। ये है आपका पुतंतु, ये परागकोश, दोनों मिलकर पुंकेसर। बीच का आधारीय फूला भाग अंडाशय, ऊपर का लंबा पतला भाग वर्तिका, और शीर्ष है इसका वर्तिकाग्र, और तीनों मिलके स्त्री केसर बनाते हैं। अब हम देखते हैं परागकोश की संरचना। तो देखिए, परागकोश और पुतंतु इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। तो परागकोश के दो भाग होते हैं जिन्हें आप परागपालियाँ कहते हैं। तो जब आप परागकोश की अनुप्रस्थ काटते हैं, इसका मतलब है बाएं से दाएं काटें या दाएं से बाएं, अगर आप उसे कट करते हैं तो आपको इसके अंदर दो भाग दिखते हैं जिन्हें आप कहते हैं परागपालियाँ। तो यहाँ पे सिर्फ दो पालियाँ लिख दिया है। तो एक पाली में दो लघु बीजाणुधानियाँ या परागपुट होते हैं। इसी का एक नाम और है परागपुट। ये कहाँ है, किनारों पर, और इन्हीं के अंदर पराग कण बनते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं,
ये पुतंतु है, ये एक परागकोश है। जो ये दोनों परागपालियाँ हैं, तो परागपाली जिस ऊतक से जुड़ते हैं उन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तो जब आप इसे कट करेंगे इस तरीके से, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कट करेंगे, तो इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट देखने पर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि इस तरीके से इसमें 4 भाग दिखाई देते हैं। तो अगर इसे यहाँ से हाफ कर दिया जाए, ये तो संयोजी ऊतक है जहाँ पर योजी इससे जुड़ता है और दोनों परागपालियाँ भी आपस में जुड़ती हैं। देखिए, ये अब इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये एक परागपाली है तथा ये आपकी सेकंड परागपाली है। तो एक परागपाली में जो 2 सर्किल दिख रहे हैं, इन्हें ही लघु बीजाणु धानियाँ या परागपुट कहते हैं और इसी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक परागकोश में 2 परागपाली हैं तथा पूरे परागकोश में 4 परागपुट हैं और परागपुट के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। जो भी पादप या जंतु की संरचना आप देखते हैं, उसकी जो सबसे बाहरी परत है उसे बाह्य त्वचा ही कहते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, ये परागकण परागकोश देख रहे थे आप, तो जो सतह आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? बाह्य त्वचा है। और अंदर की तरफ जो गोल सर्किल बनाया है आपने, वो परागपुट है। आगे देखिए कि एक परागकोश की जो बाहरी सतह है उसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। अब इसके अंदर जो कुछ है उसे हम कहते हैं आंतरिक सतह या अधो स्तर। इंग्लिश में आप कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस क्या है? आंतरिक स्तरों का निर्माण करती है, यानी यहाँ जो कुछ बना है परागपुट से लेके जो कुछ यहाँ भरा हुआ है, सबका निर्माण किससे हुआ है? हाइपोडर्मिस से हुआ है। अब देखिए, हाइपोडर्मिस में जो परतें हैं, पहले बनती है मध्य परत या मध्य स्तर, उसके बाद बनते हैं आंतरिक स्तर। इन दोनों के बीच में बनता है परागपुट या लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी की जो बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं टेपिटम, और टेपिटम के बाद जो परत बनती है उसे कहते हैं पराग मात्र कोशिका। तो इतने स्तर आपको दिखाई देते हैं परागकोश में, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद ये सेकंड ही इन सब का निर्माण करता है। तो अब ये तो रहेगा नहीं, तब आपका आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और इन दोनों के बीच में ये। और जब आप परागपुट देखेंगे तो जो सबसे बाहरी लेयर है उसे कहेंगे टेपिटम, और टेपिटम के जस्ट बाद जो लेयर यानी अंदर की तरफ है उसे कहेंगे परागमात्र कोशिका। तो टेपिटम बाहरी होती है और पराग कणों का पोषण करती है, जबकि परागमात्र कोशिका टेपिटम के अंदर की तरफ है। इसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे कि पराग मात्र कोशिका द्विगुणित है, जबकि परागकण कैसे हैं? अगुणित है। इसे माइक्रोमियोस्पोर्स भी कहते हैं। तो परागकण को लघु बीजाणु या माइक्रोमियोस्पोर्स भी कहा जाता है। तो चित्र में देखिए, ये एक आपका पुंकेसर है। अगर आप इसे कट करके देखते हैं तो अंदर इस तरीके से दिखाई देता है। जब आप इसे लार्ज करते हैं तब कुछ इस तरह की रचना बनती है, जिसमें से ये जो गोल सर्किल है ये क्या है? ये आपके परागपुट हैं, ये संयोजी ऊतक है, और बीच में यहाँ जो कुछ भी भरा है उसे आप अंतः स्तर कह देते हैं। तो देखिए, सबसे बाहर है बाह्य स्तर, फिर है मध्य परत और फिर परागपुट है। तो परागपुट ना लिख के उन्होंने टेपिटम लिख दिया है, क्योंकि परागपुट की सबसे बाहरी लेयर का नाम क्या होता है? टेपिटम होता है। और टेपिटम के अंदर परागकण बनते हैं और परागकणों का ही दूसरा नाम, टेपिटम के अंदर परागकण बनते हैं और परागकण का ही दूसरा नाम लघु बीजाणु है। यहाँ हमें याद रखना है कि टेपिटम के अंदर की ओर जो लेयर थी उसका नाम लघु बीजाणु मात्र कोशिका था। इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण का निर्माण होता है। देखिए, जब ये परागपुट या परागकण परिपक्व हो जाते हैं, यानी अपने काम के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो लेयर है, ये लेयर पहले तो ये परागपुट दोनों क्या होते हैं? आकार में वृद्धि करते हैं और इतनी वृद्धि कर लेते हैं कि ये दोनों एक ही हो जाते हैं, यानी एक ही संरचना बन जाते हैं। तो ये दोनों मर्ज होते हैं और यहाँ पर ये दोनों भी मर्ज होते हैं। तो इसके बाद ये जो जगह है इसे हम बोलते हैं रंध्रक। देखिए लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं रंध्रक। इसी जगह से परागकण बाहर निकलेंगे। ये त्वचा
इनके परिपक्व होने पर ये जो बाह्य त्वचा है ये फट जाएगी और परागकण जो यहाँ पे हैं ये सब क्या होते हैं, बाहर स्वतंत्र हो जाते हैं। अब हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन। देखिए, पराग मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होना या लघु बीजाणुओं का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। आप कह सकते हैं कि परागकणों का निर्माण होना भी लघु बीजाणु जनन ही है, लेकिन परिभाषा इस तरह से लिखने पर थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो याद करिए कि अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा पराग मात्र कोशिकाओं से परागकणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब देखिए कि परागकोश का परिवर्तन कैसे होता है। तो परागकोश है क्या है, विभज्योतक कोशिकाओं का समूह। विभज्योतक कोशिकाएं उन्हें कहते हैं जिनमें विभाजन की बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। तो इसका जो बाहरी स्तर है एपिडर्मिस है, आंतरिक स्तर हाइपोडर्मिस या अधोस्तर है। हाइपोडर्मिस की सेल्स बड़ी होती हैं, केंद्रक स्पष्ट होता है, जीवद्रव्य गाढ़ा होता है और इन्हीं कोशिकाओं को देखिए हाइपोडर्मिस सेल से ये इसी की कोशिकाओं को प्रप्रसूव सेल्स या आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इनमें परिणत विभाजन होता है। अब देखिए विभाजन दो तरह का है, परिणत और अपनत। पहले उसे देख लेते हैं। देखिए यह है परिणत विभाजन, यह है अपनत विभाजन। मतलब जब आप परिणत विभाजन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये एक सेल ली है आपने और इसमें इस तरीके से विभाजन करें कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं विभाजन करने पर दो सेल्स मिलती हैं ऊपर और नीचे की तरफ। अगर इस तरह से है तो यह परिणत विभाजन। और यहाँ देखिए अगर आप ऐसे करते हैं कि ऊपर से नीचे डिवाइडेशन कर रहे हैं और आपको दाएं बाएं सेल मिल रही हैं तो यह है आपका अपनत विभाजन। देखिए तो परिणत विभाजन द्वारा यहाँ दो सेल्स बनती हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। जो बाहरी सेल है उसका नाम है प्राथमिक भित्तीय सेल या प्राइमरी पैराइटल सेल और जो आंतरिक है उसका नाम है प्राथमिक पुंज बीजाणु सेल या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। तो पहले प्राथमिक भित्तीय सेल पे बात करते हैं। देखिए प्राथमिक भित्तीय सेल के अंदर की तरफ यही सेल अंतः स्तर बनाती है, यानी प्राथमिक भित्तीय सेल से ही क्या बनता है, अंतः स्तर बनता है। और फिर इसके अंदर मध्य स्तर बनता है। मध्य स्तर में 1 से 5 कोशिकाओं की पंक्तियां होती हैं। इसके अंदर टेपिटम है और टेपिटम एक कोशिकीय स्तर है जिसकी सेल्स लंबी होती हैं और बड़ी होती हैं। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखना कि अंतः स्तर से ही रंध्रक या स्टोमियम का निर्माण होता है। रंध्रक या स्टोमियम वो जगह है जहाँ से परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर। तो देखिए प्राथमिक पुंज बीजाणु सेल में 2 या 3 विभाजन होते हैं जो कि समसूत्री होंगे। इनके द्वारा अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेंगी। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस विभाजन से परागकण या लघु बीजाणु बनेंगे। तो याद करिए कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकण बनते हैं। ये चारों परागकण एक समूह बना के रहते हैं। उस समूह को हम कहते हैं चतुष्क, यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक चतुष्क बनेगा जिसमें 4 परागकण होंगे। अब देखते हैं टेपिटम। टेपिटम की जो सेल्स हैं वो समसूत्री विभाजन करती हैं और बहुगुणित हो जाती हैं और बहुगुणित होकर ये पोषण का काम करती हैं। तो देखिए इसकी सेल्स कैसी होती हैं, स्रावी, बड़ी, लंबी, ग्रंथिल, अमीबीय या हम इसे कहते हैं प्लाज्मोडियल। अमीबीय के लिए ही प्लाज्मोडियल है क्योंकि प्लाज्मा की इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो फ्री हो जाता है और टेपिटम सेल की जो सेल वॉल है वो डिक्रीज हो जाती है या आप कह सकते हैं नष्ट हो जाती है। देखिए आगे कि टेपिटम की सेल वॉल या कोशिका भित्ति टूटती है तथा जीव द्रव्य परागपुट में स्वतंत्र हो जाता है। और आप जानते हैं परागपुट में परागकण भरे हुए हैं, तो टेपिटम सेल का जो साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य है वो परागकणों के बीच में अपना स्थान ले लेता है। संपूर्ण जीव द्रव्य मिलकर पेरीप्लाज्मोडियम बनाता है, यानी उस संपूर्ण जीव द्रव्य को जो परागपुट में फ्री है उसे आप पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं। अब देखिए टेपिटम प्लस स्पोरोपोलेनिन ये क्या है, ये दोनों मिलने से यूबिस्काय का निर्माण होता है। अब ये टर्मिनोलॉजी है, ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपको याद ही करने हैं। यूबिस्काय क्या है, ये परागकण की बाहरी भित्ति है। तो
तो याद कर लीजिए कि परागकण की बाहरी भित्ति का निर्माण टेपिटम और स्पोरोपोलेनिन से होता है, या फिर इसे यूबिस्काई भी कहते हैं। परागकण की बाहरी भित्ति को हम एक्साइन या बाह्यचोल कहते हैं। विभाजन आप देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पराग कणों से जो चतुष्क बनता है उसके प्रकार क्या हैं। देखिए, फर्स्ट है रैखिक। रैखिक में सभी परागकण एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं और ये सभी एक समूह में रहेंगे। समद्विपार्श्व में दो दो बराबर बराबर स्पेस पे रहते हैं। क्रॉसित में इस तरह की संरचना बनती है, एक तरफ 3 ही दिखते हैं, चौथा परागकण इस परागकण के पीछे छुपा हुआ है। यह है टी आकार। टी आकार में 2 परागकण एक दूसरे पे नीचे हैं तथा 2 इन पर 90 डिग्री के एंगल पर हैं। लास्ट है आपका चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या है, 3 आपको दिख रहे हैं, एक पीछे की तरफ छुपा हुआ है। आगे देखते हैं पराग कोशों का स्फुटन। तो आप जानते हैं कि पराग कोश का स्फुटन रंध्रक से होता है, तो ये थ्योरी लिखी हुई है, ये आप खुद पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारे पास डेटा की कमी है इसलिए हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद। देखिए इसे, या फिर इसे ही हम कहेंगे परागकण। तो देखिए, थ्योरी आप पढ़ लेंगे यहाँ से, मैं बस आपको डायग्राम समझा रहा हूँ। देखिए डायग्राम में ये जो कंटिन्यूअस सर्कल बना हुआ है इसे हम कहते हैं अंतःचूल। यानी परागकण के परागकण के बाहर 2 परतें होती हैं। एक का नाम होता है बाह्यचोल जिसे आप एक्साइन कहेंगे, एक का नाम है अंतःचोल जिसे आप इंटाइन कहेंगे। तो जो अंतःचोल है ये लगातार होता है, यानी बीच में कहीं टूटता नहीं है। लेकिन जो बाह्यचोल है, देखिए बाह्यचोल कैसा है, मोटा है। ये पूरी जो लेयर बनी है ये क्या है, बाह्यचोल की है। देखिए कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर ये बाह्यचोल और इस बाह्यचोल के बीच में अंतर है। तो बाह्यचोल क्या है, एक मोटी रचना है जो आप जानते हैं कि यूबिस्काय से बनी हुई है, जिस यूबिस्काय में टेपिटम का भी कुछ भाग है और स्पोरोपोलेनिन का कुछ भाग है। तो बाह्यचोल कंटिन्यूस नहीं होती जबकि अंतःचोल कंटिन्यूस है। जहाँ पर बाह्यचोल के बीच में रिक्त स्थान रह गया है उसे हम जनन छिद्र कहते हैं। और पराग नली के अंदर परागकण के अंदर जो केंद्रक है उसे पराग केंद्रक कहते हैं। यह पराग केंद्रक समय के साथ विभाजित होता है और 2 केंद्रक बना लेता है। एक को हम कहते हैं नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक, सेकंड है आपका जनन कोशिका। तो अगर आप यहाँ एक केंद्रक बनाते हैं तो आप उसे लिखेंगे पराग केंद्रक, लेकिन अगर आपने 2 बना दिए तो जो तश्तरी जैसा है, जो थोड़ा चपटा है, उसे आप लिखेंगे जनन कोशिका या जनन केंद्रक। तथा दूसरा आप लिखेंगे नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक। अब इसकी थ्योरी है, आप इसे पढ़ लेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हों, जैसे स्पोरोपोलेनिन इसका काम क्या है, ये लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, फिर अंतःचोल क्या है, ये सब आप अपने आप देखेंगे।